नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त यानी कि आज की सभी शिफ्टों का एनालिसिस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी क्लास। पहला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब था वर्ष 2013 में। राजस्थान के पहाड़ी किलों में 6 किले शामिल हैं, जो कि उत्तरी भारत में राजस्थान राज्य में फैले हुए हैं। उन्हें एक श्रृंखला के रूप में समूहित किया गया है और 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। पहाड़ी किलों की श्रृंखला में शामिल हैं चित्तौड़गढ़ का किला, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर में आमेर का किला एवं जैसलमेर में जैसलमेर का किला। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अस्तित्व में आने के पहले भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा था? तो इसका सही जवाब था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। खेल रत्न को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था, जिसका नाम वर्ष 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य विजेताओं के नाम भी याद रखिएगा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह, सचिन तेंदुलकर एवं विराट कोहली आदि को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कब खोला गया? तो दोस्तों, यह 28 अक्टूबर 1969 में खोला गया। इसका नाम है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह 28 अक्टूबर 1969 को स्थापित किया गया भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। यह भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते के तहत स्थापित किया गया था। इस संयंत्र का संचालन भारतीय राष्ट्रीय ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न था, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था और डेट याद रखिएगा 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। नील एल्डर आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। बज एड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। इनका नाम भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बज एड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन अपोलो 11 नामक अभियान से चंद्रमा की सतह पर गए थे। यूरी गागरिन दुनिया में पहले अंतरिक्ष पर जाने वाले व्यक्ति हैं और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। इन दोनों का नाम भी काफी महत्वपूर्ण है। यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष में गए थे और राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न था, बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, यह ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। डच सेना को अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से पराजित किया और उसके बाद वह भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए डच सैनिक। अगला प्रश्न था, चार मीनार कहां स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। 1591 में निर्मित चार मीनार भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। चार मीनार हैदराबाद में मुसी नदी के तट पर स्थित है। यह भी पूछा जाता है, चार मीनार किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, मुसी नदी के। चार मीनार भारत के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले संरचनाओं में सूचीबद्ध हैदराबाद का वैश्विक चिन्ह बन गया है। यह एक घटक महामारी के अंत का जश्न बनाने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाही द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न था, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह गुजरात राज्य में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में पंचमहल जिले में स्थित है, जिसमें पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक विरासत गुणों का एक प्रभावशाली परिदृश्य है। इसमें प्रागैतिहासिक स्थल, एक प्रारंभिक बिंदु, राजधानी का एक पहाड़ी किला और गुजरात राज्य की 16वीं सदी की राजधानी के अवशेष शामिल हैं। अगला प्रश्न था, बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, 21 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था कि लावा से किस मिट्टी का निर्माण होता है और आज पूछा गया बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, इन दोनों का सही जवाब था काली मिट्टी। काली मिट्टी या काली मृदा को ही रेगूर मृदा कहा जाता है। यह मृदा क्रिटेशियन लावा द्वारा बनी होती है। काली मृदा मुख्यतः
डेक्कन लावा क्षेत्र से पाई जाती हैं। काली मृदा ज्वालामुखी बेसाल्टिक लावा के विघटन से बनती हैं। एल्यूमिनियम और लोहे के यौगिक के कारण इनका रंग आमतौर पर काला होता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न आता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, तो याद रखिएगा काली मृदा। अगला प्रश्न था, आजादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देना चाहिए, यह किसका कथन था या किसने कहा था? तो दोस्तों यह महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद लड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य प्राप्त हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला प्रश्न था, बजट कौन तैयार करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है या तैयार करता है। केंद्रीय बजट के निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट विभाग अनुच्छेद 112 बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर सन्मुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न था, डफरेन के समय कौन सा अधिनियम लाया गया था? दोस्तों डफरेन यानी कि लॉर्ड डफरेन की बात की जा रही है, और इस समय बंगाल लगान कानून प्रस्तुत किया गया था या बनाया गया था। लॉर्ड डफरेन का कार्यकाल याद रखिएगा 1884 से 1888, और लॉर्ड डफरेन के ही कार्यकाल में 1885 का बंगाल लगान कानून बना, जिसके अंतर्गत किसानों को भूमि की सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। अगला प्रश्न था, चोपड़ा टैंक कहां से संबंधित है? तो दोस्तों चोपड़ा टैंक खजुराहो में स्थित है, याद रखिएगा। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न था, इंग्लैंड की महारानी द्वारा नाइटहुड की उपाधि किस ब्रिटिश फार्मूला 1 विश्व चैंपियन को दी गई थी? तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन को यह उपाधि दी गई थी। 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को अब सर की उपाधि मिल गई है। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर हैमिल्टन को ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न था, वैशाली क्या है? तो दोस्तों महाजनपद काल में 16 महाजनपद में से वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 4 अप्रैल 2022 को अमेरिका के लास वेगास में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा यह ग्रैमी अवार्ड्स का 64वां संस्करण आयोजन किया गया 2022 में। अगला प्रश्न था, भूपर्पटी के नीचे स्थित वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे भूकंप का फोकस बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न था, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और कॉमन प्रश्न है जो कि आप सभी जानते होंगे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न था, भारत में उर्वरक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों गुजरात राज्य अग्रणी है भारत में उर्वरक के उत्पादन में। अगला प्रश्न था, मिर्च किस तरह की फसल है? तो दोस्तों मिर्च एक नकदी फसल का उदाहरण होती है। फिर प्रश्न था, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट का निर्माण इंपीरियल वॉर ग्रेप्स कमीशन ने किया था। इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया गेट विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है जिसे 20वीं सदी में बनाया गया था। एडवर्ड लुटियंस वास्तुकार थे, याद रखिएगा इंडिया गेट के, एडवर्ड लुटियंस। अगला प्रश्न था, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो दोस्तों यह भी आप सभी जानते होंगे, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। इसे दिसंबर 1911 में वेलिंगटन पियर मुंबई के किंग सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन एम्प्रेस मैरी के भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट की लैंडिंग के उपलक्ष्य में बनाया गया था। वास्तुकार बीट या जॉर्ज बीट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन 1914 में स्वीकृत किया गया था और इसका निर्माण 1924 में पूरा किया गया था। फिर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में नहीं मनाया जाता? तो दोस्तों ऑप्शन में ब्रज त्योहार दिया गया था या ब्रज होली दी गई थी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्रज होली उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, तो यही इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न था, 2023 में कितने लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 2023 में 21 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था, ट्राफलगर युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा ट्राफलगर
ब्रिटिश नौसेना का फ्रांसीसी और स्पेनी नौसेना के साथ युद्ध हुआ था? ट्राफलगर की लड़ाई 21 अक्टूबर 1805 को फ्रांस और स्पेन के साथ नेपोलियन युद्ध में ब्रिटिश नौसेना की जीत हुई थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है? तो दोस्तों रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार कुल 5 बार मिल चुका है, याद रखिएगा। भारतीय संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने वाले भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित रविशंकर को 5 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, जिन्हें उत्तर प्रदेश का 2021 का भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और दोस्तों बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न था, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि लगभग 43% भूभाग को कवर करती है। अगला प्रश्न था, कामाख्या मंदिर किस सदी में बनाया गया था? तो दोस्तों कामाख्या मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं सदी के बीच किया गया था। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा, प्रसिद्ध अंबुबाची का मेला हर वर्ष कामाख्या देवी मंदिर में ही आयोजित किया जाता है। और यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि अंबुबाची का मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो अगर ऑप्शन में कामाख्या देवी मंदिर की जगह गुवाहाटी या असम दिया हो तो वह भी इसका सही जवाब होगा। संरचनात्मक रूप से मंदिर 8वीं शताब्दी के बाद कई पुनर्निर्माण के साथ दिनांकित है, और यह मंदिर याद रखिएगा देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है, कामाख्या देवी मंदिर। अगला प्रश्न था, एलोरा की गुफा अजंता की गुफा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, एलोरा से अजंता। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न था, इटली का एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गैरीवाल्डी को इटली की एकीकरण की तलवार कहा जाता है। अगला प्रश्न था, शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस देश में प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की अर्थव्यवस्था देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार के खाते में जीडीपी का लगभग 21% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आईएनए के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, और इसका गठन सिंगापुर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया था। इसका गठन ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया था, जिसको जापानी सेना ने मलायन अभियान के दौरान सिंगापुर में ही पकड़ लिया था। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न था, मछली उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। मत्स्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हाल ही में कहा है कि भारत मछली उत्पादन में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है, और याद रखिएगा चीन पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न था, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है, जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अगला प्रश्न था, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों सीस्मोग्राफ में मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न था, प्रोकैरियोटिक किस वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों यह मोनेरा वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न था, हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पर्यावरण कहा जाता है। अगला प्रश्न था, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। अगला प्रश्न था, पीर बुधन का मेला कहां आयोजित होता है? तो दोस्तों यह शिवपुरी जिले के सामरा क्षेत्र में आयोजित होता है पीर बुधन का मेला। मुस्लिम बुद्धन की दरगाह पर यह मेला अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। यह मेला लगभग 250 वर्ष पूर्व से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सामरा क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न था, विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो दोस्तों यह चित्तौड़गढ़
राजस्थान में स्थित है विजय स्तंभ। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाले मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में करवाया था। यह दोस्तों याद रखिएगा 6 मंजिला स्तंभ है जो हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न था भारत की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? तो दोस्तों यह प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। भारत की पहली चीनी मिल या शुगर मिल, भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। गन्ना विकास विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1935 में की गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जहां कुल 157 चीनी मिलें हैं। अगला प्रश्न था महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम चेंगलपट्टू जिला तमिलनाडु में स्थित है। 7वीं शताब्दी में महाबलीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न था ट्राफलगर स्क्वायर कहां स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ट्राफलगर स्क्वायर लंदन में स्थित है। ट्राफलगर स्क्वायर ट्राफलगर लंदन यूनाइटेड किंगडम स्थित एक प्रसिद्ध सार्वजनिक चौराहा है। यह स्क्वायर का नाम ट्राफलगर की लड़ाई के नाम पर रखा गया था, जो कि 21 अक्टूबर 1805 में फ्रांस और स्पेन की नौसेनाओं के साथ नेपोलियन के युद्ध में ब्रिटिश नौसेना की जीत के उपलक्ष्य में इसका नाम रखा गया था। फिर प्रश्न था स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि किस पुरस्कार में दी जाती है? तो दोस्तों यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार में दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला प्रश्न था पुलित्जर पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे मिला? तो दोस्तों यह पुरस्कार मिला है मेघा राजगोपालन के लिए। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग बर्ड फीज न्यूज की भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को 2 अन्य योगदानकर्ताओं के साथ 11 जून 2021 को नवीन खोजी रिपोर्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। फिर प्रश्न था अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो आप सभी जानते हैं अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियां होती हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे FIAF पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2021 के FIAF पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इसके पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 12 अगस्त से 21 अगस्त तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 400 से 450 प्रश्न एक ही वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको वह सभी प्रश्न मिल जाएंगे जो कि बार बार रिपीट आपके एग्जाम में हो रहे हैं। साथ ही वह सभी टॉपिक जिनसे लगातार प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवं ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो 12 तारीख से 21 तारीख वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप अथर्व एकेडमी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।